नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये घटना चक्र की सीरीज हमने स्टार्ट की थी जिसमें हम भूगोल को पढ़ रहे हैं। मेरी पिछले कुछ दिनों से तबीयत ख़राब थी जिस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था और बहुत लंबा टाइम हो गया, 8-10 दिन हो गए हैं। और अब आगे कुछ थोड़ा तबीयत में आराम है। तो इसको हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। हमने भारत के भूगोल में लगभग 20-22 चैप्टर कर चुके हैं। 30 चैप्टर उसमें टोटल कुल मिलाकर हैं। जो भारत का भूगोल है उसमें लगभग 30 चैप्टर हैं। लगभग क्या, 30 ही चैप्टर है। 30वां चैप्टर विविध कुछ क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। और ये विश्व का भूगोल है जिसको हमने 2 चैप्टर इसमें पढ़ चुके हैं। इसमें ब्रह्मांड और पृथ्वी, इसको हमने पढ़ लिया है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 3rd चैप्टर चट्टान फिर ज्वालामुखी। थोड़ी बहुत दोस्तों वीडियो में थोड़ी बहुत आपको इश्यू हो सकते हैं क्योंकि तबीयत अभी प्रॉपरली ठीक नहीं है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको एक बेहतर वीडियो दे पाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो चट्टान वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और विश्व का भूगोल सारा ही, जितने भी टॉपिक हैं सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्व के भूगोल पे ही आपके भारत का भूगोल टिका हुआ है। सारे कंसेप्ट आपके कहाँ से ड्राइव होते हैं, तो सारे कंसेप्ट के जो ड्राइव होते हैं वो होते हैं विश्व के भूगोल से, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से, वो सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने के बाद ही हमें भारत का भूगोल पढ़ना चाहिए। तो चट्टान वाला चैप्टर इसको पढ़ते हैं। रॉक्स बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। 3 प्रकार की मुख्य चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ठीक है, इनको तो आपको पता ही होगा कि आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान कौन सी होती है, क्योंकि ये आप अपनी बेसिक जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है वहाँ से आपको इनको पढ़ना है। बाकी पिछले साल के क्वेश्चन में हमें केवल यही देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया है। केवल यही हमारा मकसद है। दूसरा, जो इनसे नई इन्फॉर्मेशन है उसको निकालना है। क्वेश्चन का नेचर देखना है, रिपीट प्रकृति देखनी है, और कहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, फोकस एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो केवल यही मुख्य उद्देश्य होता है। नहीं तो अब अगर आप इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे घटना चक्र को, तो फिर आप स्टैंडर्ड बुक कब पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें नोट्स की लैंग्वेज अलग है। जो आप स्टैंडर्ड बुक बार बार रिवाइज कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज अलग है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन है, उसको आप अपनी बुक पे ही नोट कर लें, ठीक है। और इसमें केवल आप पिछले साल के क्वेश्चन को ही देखें। मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगा कि इसमें केवल क्वेश्चन को देखें, केवल पिछले साल के। इनको नोट्स पढ़ने का मुझे लगता नहीं आपको यूपीएससी या पीपीएससी में कोई बेनिफिट होगा इतना, क्योंकि अगर हम इसको भी पढ़ेंगे और अपनी नोट्स को भी पढ़ेंगे, अपनी जो बेसिक बुक है, तो दोस्तों वो रिपीटेशन है। बाकी आप लोगों को जैसा भी अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। मुख्य फोकस आपको अपनी बुक पे ही देना है, जो आप बेसिक बुक्स पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की। और फिर आपको घटना चक्र पे जाना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, परतदार चट्टान है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा टॉपिक है। 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आपको पता ही है। आग्नेय चट्टान जो ज्वालामुखी से बनती है, और सादी चट्टान टूट फूट से बनती है, ये सब आपको पता है। रूपांतरित चट्टान यहाँ पे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि परतदार चट्टान के बारे में 3-4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताना कि कौन सा आपका ठीक है कौन सा आपका गलत है। तो पहला अगर आप पढ़ेंगे, परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है, ठीक है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सेकंड वाला आप पढ़ेंगे, बेशक फर्स्ट वाला ना पता हो लेकिन सेकंड वाला स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, ठीक है। तो आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते हैं क्योंकि वो ज्वालामुखी से बनते हैं, तो सब जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। तो आपको पता है, तो परतदार चट्टान में जीवाश्म होते हैं। तो सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है आपका। और परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है, ये भी ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है। तो 2, 3, 4 आपका ठीक है। तो सबसे पहले 2, 3, 4 को देखें किस किस में है। तो ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी और डी में है। आप फर्स्ट वाला पढ़ोगे तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी आपका ठीक है, क्योंकि परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होते हैं, ये बिल्कुल स्टेटमेंट आपका ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो डी राइट आंसर है। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा तबीयत आप प्रॉपरली ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा प्लीज़। और मेरे चैनल को
इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत आपका देखिए दिल से धन्यवाद है, क्योंकि सब्सक्राइबर भी काफ़ी हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, और वो उस टाइम भी ठीक हो रहा है। देखिए जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उस हिसाब से ठीक हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी कोई गिला शिकवा नहीं है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेकंड आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब शादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए दोस्तों, जितना प्यार आप लोग हमें दे पा रहे हैं, इस चैनल को दे पा रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो रिटर्न भी दूँ। ठीक है, तो आपको आपका प्यार हम रिटर्न भी करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे चीज़ हम लेकर आने वाले हैं। तो चार स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, अब शादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो चार स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे। ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ये शैलें क्रिस्टलीय हैं। ये शैलें स्तरों पर निक्षेपित है। ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है। देखिए, अब शादी शैलों के बारे में यहाँ पे दे रखा है। शादी शैल कौन सी होती है? जो परतदार चट्टानें होती हैं। ठीक है, तो देखिए अब शादी शैल है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन आप देखेंगे, ये वे शैल है जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, क्योंकि ये जो संरचना ताप और दाब पर कौन सी चट्टानें निर्भर करती हैं ये आपको पता है। तो कौन सी चट्टानें करती हैं आपकी ये रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, तो रूपांतरित चट्टानें ताप और दाब के दबाव पर निर्भर करती है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये सारे क्रिस्टल है, ये भी आपका गलत है। ये सारे स्तरों में निक्षेपित है, तो सी स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट इसका राइट है, डी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह किस कारण बनता है। मरुस्थल से बनती है, गर्मी से बनता है, पहाड़ के ऊपर बनती है, पानी के नीचे बनती है। तो बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है, वो किससे बनता है? वो आपका बनता है पानी के नीचे। तो उसका जो राइट आंसर है वो सी सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए बहुत ही सिंपल ये चैप्टर है। चट्टानें तीन प्रकार की चट्टानें होती है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ठीक है, तो आग्नेय चट्टान के बारे में बताना है हमें। इनके फीचर्स पता होने चाहिए कि किसकी क्या फीचर्स है, किसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, तो ये सब हमें देखना होता है। तो आग्नेय चट्टानों के बारे में कौन सा कथन इनमें से ठीक है, उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, वे जल के लिए समुद्र होती हैं, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। तो उसका राइट आंसर सी है, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। तो राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो राइट आंसर है बी, क्योंकि ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टानों का। ठीक है, तो आग्नेय चट्टानों का ही ग्रेनाइट उदाहरण, तो राइट आंसर बी है। देखिए अगला क्वेश्चन है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन से होती है। तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है आग्नेय तथा तलछटी दोनों से। ठीक है, देखिए रूपांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। तो ये सब है, तो रूपांतरित चट्टानें कहाँ से उत्पन्न होती है? आग्नेय और तलछटी दोनों से। तो राइट आंसर क्या है इसका? बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। देखिए आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, इन चट्टानों में कुछ कुछ इसमें रॉक्स दे रखे हैं, जैसे ग्रेनाइट से नीज बनता है, बेसोल्ट से सिस्ट बनता है। ठीक है, चूना पत्थर से संगमरमर बनता है अवसादी चट्टानों में। तो हमें ये कुछ 5-7 नाम है, इनको याद रखना है। जैसे स्लेट से क्या बनता है? फाइलाइट। ठीक है, तो ये 5-7 जो नाम है हमको याद रखने हैं। जैसे चूना पत्थर से क्या बनेगा? संगमरमर। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है डी। रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण कौन कौन से? संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट। ठीक है, स्लेट से क्या बनता है? स्लेट से बनता है, अभी हमने बताया आपको, फाइलाइट। तो स्लेट से फाइलाइट बनता, तो इसका राइट आंसर है डी, ग्रेनाइट। किसका उदाहरण है? ग्रेनाइट है, आग्नेय चट्टानों का। तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है। तो नीस, बालू का पत्थर, चूना पत्थर, सैल। देखिए आप इनको पढ़ेंगे जो, और नीस को देखेंगे, नीस को।
नीस का एक कायांतरित चट्टान है। ठीक है। तो बालू का सैल और चूना पत्थर, ये किसके उदाहरण है? ये अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। बालू का, चूना और सैल। तो राइट आंसर है ए इसका राइट आंसर है। देखिए अगला जो चैप्टर है वो ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी को हमें अच्छे से करना है। देखिए ज्वालामुखी हुआ आपका, और पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, तो ये सब किस टॉपिक को पढ़ के कवर होता है? ये सब हमें प्लेट टेक्टोनिक पढ़ना होता है पहले। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक को अगर हम पढ़ेंगे तो ये प्लेट टेक्टोनिक ही इनका सवाल देता है। ज्वालामुखी कैसे आते हैं, भूकंप कैसे आते हैं, भूकंप। तो सबसे पहले हमें एक तो क्रम भी पता होना चाहिए हमें कैसे पढ़ना है, तो हमें प्लेट टेक्टोनिक अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, एक चीज आपको और बता दूं मैं, जैसे विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी हैं तो हमें पता होना चाहिए, जैसे भारत में ही है। ठीक है, तो भारत में सबसे एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार के पास। ठीक है, तो हमें इस तरह से कुछ याद होना चाहिए, जैसे सबसे एक इम्पोर्टेंट कि अल्ब्रुज ज्वालामुखी कहाँ पर है? वो ईरान में है। माउंट एंटना ये कहाँ पर है? इटली में है। ये कुछ ये कुछ 5-7 जो नाम है हमको ये पता होने चाहिए। जैसे माउंट कैमरून है, तो कैमरून देश में है। तो कुछ इस प्रकार के हमें याद होने चाहिए कि किस कौन से सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है। और हालांकि करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको याद कर लेंगे कि एग्जाम में अगर कहीं ज्वालामुखी फूटा है या उत्पन्न हुआ है तो एग्जाम में करंट अफेयर में भी वो कवर हो जाता है, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। और बाकी जो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट है हमें उन्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? तो ज्वालामुखी शंकु, अवशिष्ट पर्वत, मौनाडनाक, अपरदनात्मक जलप्रपात। तो मूल स्थल रूप है तो वोल्केनिक कौन, तो ज्वालामुखी शंकु एक मूल स्थल रूप है, तो राइट आंसर है ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, जबकि अवशिष्ट पर्वत, मोनाडनोक, अपरदनात्मक जलप्रपात, ये काय के उदाहरण, ये मूल नहीं है क्योंकि ये अपरदन के माध्यम से निर्मित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? देखिए ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? H2O, जलवाष्प। ठीक है, तो ज्वालामुखी सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? तो जलवाष्प से निकलता है, तो राइट आंसर है ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? देखिए हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि ये रिपीट है। ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन आपको मिलेगा और कई बार पूछा गया है, तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को तैयार करना होता है। तो कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट कोटोपैक्सी। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है डी, माउंट कोटापैक्सी। देखिए माउंट कोटापैक्सी की ऊंचाई लगभग 5,911 मीटर है, जबकि ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। ठीक है, तो माउंट कोटापैक्सी की जो ऊंचाई कितनी है? 5,911 मीटर। तो माउंट कोटापैक्सी इसका राइट आंसर है, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है ये भी ध्यान में रखना है आपको, इक्वाडोर में। ठीक है, तो इक्वाडोर में स्थित है, राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थों को क्या कहते हैं? लावा, बेसोल्ट, ओसीडियन। देखिए पृथ्वी के अंदर अगर है तो उसको मैग्मा कहेंगे, बाहर आते ही वो क्या हो जाता है? लावा हो जाता है। ठीक है, जैसे ज्वालामुखी का जो पदार्थ है अगर वो पृथ्वी के बाहर आ गया तो उसको लावा कहते हैं, और पृथ्वी के अंदर ही है वो पिघल रहा है तो उसको क्या कहते हैं? उसको मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, तो उसको मैग्मा कहते हैं, तो राइट आंसर कौन सा है? डी, इनमें से कोई नहीं है, डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह प्लूटोनिक चट्टान है, प्लूटोनिक चट्टान इसको कहते हैं। जब लावा पृथ्वी के अंदर काफी गहराई पर जम जाता है तो प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण होता है। अधिक गहराई पर स्थित होने के कारण लावा का ठंडा होकर जमने में काफी समय लग जाता है, जिससे इसके रवे बड़े होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपने क्या देखा? प्लूटोनिक चट्टान। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं तो कहाँ पे नहीं होते हैं इनमें से? बाल्टिक सागर, गाला सागर, कैस्पियन सागर, कैरिबियन सागर। देखिए
ये क्वेश्चन आपका, जब आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वे क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ पे ज्वालामुखी सक्रिय है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहाँ से कंप्लीट होगा मैप की क्लास से। तो कैरिबियन सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर में वोल्केनिक इरप्शन होता है, जबकि बाल्टिक सागर में नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है? ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एटना है तो क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत। और ये कहाँ पर है? इटली में, इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। माउंट एटना कहाँ पर है? इटली के सिसिली द्वीप। तो राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो यूएसए में। तो माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है तो कहाँ पर है? हवाई, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीप है, हवाईयन द्वीप, जो कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में है। ठीक है, तो राइट आंसर है बी, हवाईयन द्वीप, हवाई द्वीप समूह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए रिपीट है ना क्वेश्चन, ये मोना लोआ, ये मोना लोआ कहाँ पर है? हवाईयन द्वीप पर। ये किसके अंडर में है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका प्रशांत महासागर में। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें चार स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं ऑप्शन। कोटापैक्सी तो हमें पता है कि कोटापैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। फ्यूजी फ्यूजियामा भी है, एटना भी है। तो 2 3 4 है, एकाकागुआ नहीं है। ठीक है, तो पहला नहीं है तो सेकंड थर्ड फोर्थ ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। तो राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से क्रियाशील ज्वालामुखी है? तो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कौन सी है क्रियाशील है? तो एटना है, और कौन सा है? विसुविस विसुवियस। तो विसुवियस। तो 2 और 4, तो 2 और 4 किसमें? तो डी इसका राइट आंसर है। एकाकोकुआ और किलिमंजारो ये नहीं है। ठीक है, तो किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? तंजानिया में है। एकाकाकुआ कहाँ है? दक्षिण अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर है। ठीक है, तो पर्वत वाली क्लास में आपको पता ही होगा एक आंसर। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है तंजानिया में। देखिए जब हम पूरी कोई भी सब्जेक्ट को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो तभी हमें वो क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट पर हमारी कितनी पकड़ है। हमें एक ओवरऑल सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना होता है, एक एवरेज स्तर पर हमें पढ़ाई लानी है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो। एक एवरेज स्तर पर हमें पढ़ाई लानी है और बार बार फिर उन्हीं को बार बार पढ़ना है। तो वे आपको क्वेश्चन को ठीक करने में मदद करेंगे, बेशक आपको क्वेश्चन ना पता हो। जैसे आप इससे पहला क्वेश्चन देखेंगे वाला, देखिए आपको पता है किलिमंजारो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं, क्योंकि एक माउंट है। ठीक है ना, मृत ज्वालामुखी है। ठीक है, और बहुत फेमस है तंजानिया में, बार बार ये हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो हमें पता होगा इसका आंसर। देखिए माउंट किलिमंजारो यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है। एकाकागुआ कई बार पूछा गया है एग्जाम में, और बहुत फेमस भी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए किलिमंजारो है एक, तो क्या है इसमें से? तो वोल्केनो। देखिए हिंदी में क्या लिख रखा है? आग्नेयगिरी। तो इससे आप बता सकते हैं कि वोल्केनो को मृत वोल्केनो का वोल्केनो है। तो राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बली को। तो राइट आंसर है सी, स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में स्ट्रोम्बोली द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें सदैव प्रज्वलित गैसें निकलती हैं और इसके फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र में प्रकाशमान रहता है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर सी है, स्ट्रोम्बली। तो ये कहाँ पर है? इटली। ठीक है, तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रोम्बली एक है तो क्या है कि जागृत ज्वालामुखी। देखिए बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो गलत होने की संभावना जीरो होनी चाहिए, बिल्कुल जीरो। तो स्ट्रोम्बली कहाँ पर है? सिसिली द्वीप पर, किसके अंडर में? इटली के। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है तो सबसे सर्वाधिक इसमें से कौन सा है? तो किलायू। ठीक है, तो किलायू है, तो राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको सूची एक को सूची दो से आपको मिलाना है। ठीक है, एटना है, विसुवियस है, एरिबस है,
कोटोपैक्सी है। देखिए कोटोपैक्सी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो कोटोपैक्सी कहाँ पर है? इक्वाडोर में, भी हमने बताया भी था आपको। तो डी का 2 है। ठीक है, तो डी का 2 है। तो सबसे पहले हम इसी से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं। तो कोटोपैक्सी का 2, तो डी का 2 है। डी का 2 दोस्तों कहाँ पर है? डी आपका ये रहा और 2 ये रहा। देखिए मैंने आपको कितनी बार कहा है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपका एक या दो भी पता होगा ना, उसी से आंसर निकल जाएगा। हमें सबसे फेमस क्या पता है? कोटापैक्सी। बाकी हमें नहीं पता, लेकिन हमें कोटापैक्सी का बिल्कुल पता है, तो हम आंसर निकल गया। ठीक है, हालांकि हमें एटना भी पता होना चाहिए, विसुवियस भी पता होना चाहिए। विसुवियस बेशक ना बताओ, लेकिन एटना तो जरूर पता हो। ठीक है, माउंट एटना कहाँ है? तो माउंट एटना कहाँ है? सिसिली द्वीप पर। तो ए का 4 है। फिर भी आंसर कौन सा आ जाएगा? बी। बी राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको देखो इससे आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है इन क्वेश्चनों से, तो आपको नोट कर लेना है, एक फैक्ट शीट बना लीजिए इनकी, क्योंकि ये फैक्ट ही है पूरा पूरी तरह से। एटना का है सिसिली द्वीप। विसुवियस लिख ले लो। विसुवियस कहाँ पे? इटली में है। ठीक है, तो इनको आप लिख लीजिए। कोटापैक्सी इक्वाडोर, ऐसे ऐसे लिख लेंगे ना, तो आप इनको बार बार रिवाइज करेंगे तो आराम से दोस्तों आपके याद हो जाएगा। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन भी देखो इसी प्रकार का है कि सूची एक को सूची दो से आपको मिलाना। देखिए माउंट रेनियर लिखा है, एटना लिखा है, पेरिकुटिन लिखा है और ताल, ये ज्वालामुखी है। और देश के नाम इटली, मैक्सिको, फिलीपींस और यूएसए लिखा है। तो एटना आपको पता होना चाहिए, एटना कहाँ है? बिल्कुल पता होना चाहिए। तो एटना कहाँ? इटली में है। तो बी का फर्स्ट। तो सबसे पहले हम इससे आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बी का फर्स्ट आप देखेंगे, बी आपका इस ऑप्शन में है, और बी और सी में, ए में तो नहीं है और ना ही डी में है। तो कम से कम इससे हम 50-50 तक तो यार दोस्तों पहुंच ही गए हैं। और माउंट रेनियर कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ए का है 4। ए का 4 आते ही बी राइट आंसर आ गया। बी राइट आंसर है। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी अब यहाँ से क्या बनती है, आप नोट कर लीजिए माउंट रेनियर का है, अपनी कॉपी में लिखिए ए फोर साइज सीट पर, उसके आगे यूएसए लिख लें। एटना का है? इटली में है। आपको घटना चक्र के इसी प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन निकाल लेने हैं, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन दोस्तों उसको बार बार रिवाइज ही करना है। कंसेप्ट तो आप अपनी बुक से बना लेंगे, कंसेप्ट आपने पढ़ा, क्लियर हो गया एक बार में ही। लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन बार बार जो रिपीट हो रहे हैं उनको आप एक फैक्ट शीट में तैयार कर ले, क्योंकि एग्जाम के दिनों में आपको बार बार वही फैक्ट याद करने हैं। क्योंकि इतनी मोटी बुक है घटना चक्र की, इतनी बल्कि है, कहाँ से इतने जल्दी पढ़ेंगे। तो ये काम आपको करना है। तो आपने देखा है कि माउंट रेनियर कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। एटना कहाँ है? इटली में। पेरिकुटिन कहाँ है? मैक्सिको में। पेरिकुटिन कहाँ है? मैक्सिको में। और ताल कहाँ है? फिलीपींस। ठीक है, तो बी इस हिसाब से राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन में देखिए कुछ सूची मिलाना है। देखिए माउंट किनाबालू है, अल्बुर्ज है, एकाका गोवा है और किलिमंजारो है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एकाका गोवा दक्षिण अफ्रीका, उसमें है, दक्षिण अमेरिका में। और दक्षिण अमेरिका का इनमें से कौन सा एक देश का नाम दे रखा है? अर्जेंटीना है। तो एकाका गोवा सी का फर्स्ट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, वही बार बार रिपीट होता है। किलिमंजारो का है तंजानिया में, 1000 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का वर्ल्ड मैप पढ़ते हैं ना, तो किलिमंजारो आता ही है। अफ्रीका के जब हम सारे पर्वत देखते हैं, कहाँ पर है किलिमंजारो? तंजानिया में है। तो डी का सर देख कितनी आसानी से निकल गया। बाकी आप कुछ पता हो ना पता हो, ये दो पता हो, इससे हम आंसर निकाल के देखते हैं आंसर निकलता है या नहीं। तो सी का अगर आप फर्स्ट देखेंगे, तो सी का फर्स्ट किस में है? सी आपका इसमें है। और फर्स्ट आपका बी और डी, तो ए आपका कट हो गया है, सी आपका कट हो गया है, तो बी और डी हम 50-50 तक तो पहुंच गए। अगला अगर आप देखेंगे किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। तो डी का 3 है। तो डी का 3 अगर आप देखेंगे, तो डी आपका ये रहा आपका, और डी का 3 है, डी तो डी में ही है, तो डी राइट आंसर है। बी गलत हो गया, तो डी राइट आंसर है। कितना आसानी से आंसर हमने निकाल लिया है। तो यही बेनिफिट होता है इसका, और कोई दोस्तों कोई रूल्स नहीं होता। और उनके देखें माउंट किनाबालो, अब आपकी जिम्मेदारी यहाँ बनती है कि दो नए हमें पता लग गया कि माउंट किनाबालो कहाँ है? मलेशिया में। ठीक है, अलीबुर्ज कहाँ है? ईरान में। बहुत सारे लोगों की मतलब डाउट ये रहता है कि हम कहाँ से इतनी सारी चीज़ पढ़े हैं। दोस्तों कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपके पिछले साल के
पेपर में दे रखे हैं ना फैक्ट, केवल वही याद करने हैं, बाकी नहीं तो दुनिया भर के फैक्ट लिखे हैं बुक में, कहाँ तक पढ़ेंगे। एग्जाम में जो काम का आ रहा है देखिए इन्हीं से आंसर निकल गया, ये तो आपको 101% पता होना चाहिए। और यहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन क्या निकाली कि अल बुर्ज कहाँ है, ईरान में है। अगली बार एग्जाम में क्वेश्चन बना तो हो सकता है अल बुर्ज पे बना दे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। और यूपी पीसीएस मतलब हर साल 15 से 20 क्वेश्चन मैचिंग वाले देता है। अगर आपको एक या दो भी पता होगा तो आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो सबन काया, माउंट एटना, कोलिमा, मैनापी। तो माउंट एटना कहाँ है, तो माउंट एटना आपको पता है इटली में है, तो बी का फर्स्ट आप देखेंगे तो ए ऑप्शन में और सी में है, तो बी आप एलिमिनेट कर दीजिए, डी भी आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो ए और सी में से है। ठीक है, आप देखेंगे सबन कहाँ है, ये पेरू में है, तो ए का टू कहाँ है, ए रहा आपका सी में है, तो सी राइट आंसर है। ठीक है, बेशक आपको नहीं पता लेकिन आप 50-50 तक तो माउंट एटना से पहुंच गए ना। कोलिमा हो सकता है नया हो आपके लिए, मेरापी नया हो आपके लिए, लेकिन हम 50-50 तक पहुंच गए हैं। पिछले साल के क्वेश्चन से हमें यही एनालाइज करना है, तो सी इसका राइट आंसर है। और यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ये पिछले साल के क्वेश्चन का यही बेनिफिट है। सबन का पेरू में है, माउंट एटना इटली में है, कोलिमा मैक्सिको में है, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। तो ये 3 स्टेटमेंट हमें नई मिली है, नई इन्फॉर्मेशन मिली है, इनको हम अपनी बुक में नोट कर लेंगे या A4 साइज सीट बनाएंगे और A4 साइज सीट को बार बार रिवाइज करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटो कराकाटोआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो इंडोनेशिया में है। तो नोट कर लीजिए, अगली बार हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन बने। और इसमें क्या दोस्तों याद करने का है, देखिए सूची को सूची 2 से मिलाना है। देखिए बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, ये 2021 में पूछा है पीछे ने। माउंट एटना इटली, देखते ही माइंड में क्लिक करना चाहिए, कुछ नहीं घूमना चाहिए, माउंट एटना इटली, खत्म कहानी। तो बी का फर्स्ट है, तो बी का अगर आपने फर्स्ट लगाया तो देखते से आंसर आपका निकलता है या नहीं। तो बी आपका ये रहा, और फर्स्ट है आपका बी और सी में, तो ए आपका एलिमिनेट हो गया है, डी आपका एलिमिनेट हो गया है। देखिए 50-50 तक आप एटलीस्ट पहुंच चुके हैं। ठीक है, 50-50 तक आप पहुंच चुके हैं। माउंट रेनर कहाँ पे है आपका, यूएसए में है, तो ए का फोर आते ही आंसर हो गया बी। बी आपका राइट आंसर है। यहाँ से आपको क्या इन्फॉर्मेशन निकालनी है, माउंट पेरिकुटीन और माउंट एपो ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, तो आप इसमें देख सकते हैं माउंट एटना इटली में, माउंट पेरिकुटीन मैक्सिको और माउंट एपो फिलीपींस। तो यहाँ से आपने ये इतनी इन्फॉर्मेशन निकाली है। ठीक है, तो इस तरह से ही दोस्तों हमें क्वेश्चन करने होते हैं, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे एक भूकंप से रिलेटेड चैप्टर है, इसको देखते हैं। देखिए भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है, तो A B C D आपको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से पता है कि भूकंप के समय किन तरंगों का उत्पन्न होता है, PSL। ठीक है, PSL 3 तरंगे हैं, इनका ही उद्भव होता है, तो राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे, एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है। सेकंड पढ़ेंगे, भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर PMS दोनों तरंगों का अभिलेखन होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका ठीक है, तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है, जबकि सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका हम गलत कर देते हैं। तो इसमें से बी स्टेटमेंट आपका ठीक है, बी कथन, सॉरी बी ऑप्शन ठीक है, कथन एक सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिंग ऑफ फायर संबंध है, तो आपको बहुत ही सिंपल से पता है, प्रशांत महासागर से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर कहाँ संबंधित है, प्रशांत महासागर से। तो आपने ये पकड़ के रखा। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है, ज्वालामुखी से भी संबंधित है, आपको ये भी पता है, और वहाँ पे क्या होते हैं, भूकंप भी होते हैं, तो ये भी पता है। तो 1 2 3 जंगल की आग से तो संबंधित है ये नहीं ये। ठीक है, तो भूकंप और ज्वालामुखी किससे संबंधित है, प्लेट टेक्टोनिक से। और ये कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर बना है, घोड़े की नाल नुमा, इस तरह से।
तो 1 2 3 इसका राइट आंसर है, तो 1 2 3 में आप देखेंगे तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल एक लघु गणकीय मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिमाण मात्रक में एक की वृद्धि आयाम के लिए 10 गुणक के निरूपित करती है। सेकंड है, रिक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा के 100 गुना होती है। देखिए बहुत ही फैक्चुअल स्टेटमेंट है, आपको पता हो तो कीजिए, नहीं पता हो तो छोड़ सकते हैं। आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछता है एग्जामिनर। देखिए अगला क्वेश्चन है, भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल में नापा जाता है। हाँ ठीक है, ये हमें पता है, मर्केली स्केल पे ही नापा जाता है। अगला है, भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। हाँ ठीक है, सेकंड भी ठीक है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे, रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिमाण में 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन करता है। देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड पढ़ेंगे, ये स्टेटमेंट आपका ठीक है, जबकि फोर्थ वाला पढ़ेंगे 100 गुनी वृद्धि का निर्देशन करता है, तो ये आपका गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट आपका गलत है, जबकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा है? ए। ए इसका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है, किसके लिए होता है रिक्टर पैमाने के? तो भूकंप की तीव्रता के लिए। ठीक है, तो आप ए इसका टिक कर सकते हैं, तो राइट आंसर आपका ए। ठीक है, तो ए आप इसको टिक कर सकते हैं, ए। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है तो रिक्टर पैमाने पे, तो राइट आंसर ए है। सिस्मोमीटर मापता है, देखिए सिस्मोमीटर क्या मापता है? सिस्मोमीटर भूकंप मापता है, हृदय गति तो मापेगा नहीं दोस्तों, पेड़ की ऊंचाई भी नहीं मापेगा, और सी भूकंप, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो भूकंप को मापता है सिस्मोमीटर। तो राइट आंसर सी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये वाला था। अगला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, तो निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ। राइट आंसर है बी, सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो जापानी भाषा से संबंधित है, तो राइट आंसर है आपका बी। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए वर्ष 2004 में सुनामी आई थी, आपको पता है, उससे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था तटीय इलाकों को। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, देखिए उसी साल ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, 2004 में सुनामी आई थी, 2005 में पूछा गया है। कितने स्टेटमेंट है कि सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट में अधगमन वाले क्षेत्र के लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई, तो ये स्टेटमेंट गलत है आपका। परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब उस सुनामी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कंसेप्ट से पूछेगा कि सुनामी क्यों उत्पन्न होती है। ठीक है, तो पहला और दूसरा ये भी गलत है आपका। सी स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपका ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों के मौत के घाट उतारा। तो ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका ठीक है, ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो करंट इनसे घबराना नहीं है। जिस साल आप एग्जाम देंगे उस साल करंट अफेयर बहुत सारे हम पढ़ने वाले हैं, वहां से भी कवर हो जाएंगे करंट अफेयर, तो उनसे घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जापान के किस शहर ने हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था? तो किसने किया था? फुकुशिमा। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है? तो प्लेट टेक्टोनिक है। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया तो नहीं है, मूंगे बनने की क्रिया ये भी नहीं है, डी वृक्ष भी नहीं है, तो प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, तो हमारी भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट अभिसरण क्षेत्र है, तो वहाँ इसलिए भूकंप होता है, तो राइट आंसर है बी। बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो एपी सेंटर कहलाता है, वो अधिकेंद्र। तो राइट आंसर है बी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये वाला है। कोकोस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है?
तो कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। देखिए पूरी पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेट है, मेजर प्लेट है, कुछ माइनर प्लेट है, जिसमें से कोकोस प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे पाई जाती है? मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में। तो राइट आंसर है इसका ये। तो इस वीडियो में दोस्तों हमने क्या देखा है? हमने देखा चट्टान वाला चैप्टर, ज्वालामुखी और भूकंप। नेक्स्ट वीडियो में महाद्वीप वाले चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं लेकर आ रहा था। आज भी थोड़ा कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इशू हो सकते हैं मेरी वॉइस को लेकर बीच बीच में, क्योंकि अभी प्रॉपरली ठीक नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और हमारे चैनल पर बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपनी पढ़ाई करते रहिए, आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।